नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल या रेलवे के किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं या फिर एसएससी जीडी का जो एग्जाम 4 फरवरी से होने वाला है उसका भी आप लोग मैथ का क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर रहता है, उससे बाहर आप लोग को एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो रेलवे चाहे हो एसएससी हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं इधर ही, तो जरूर कीजिएगा। और लास्ट में जब एग्जाम के समय भी ये क्वेश्चन हम रिपीट करवा देंगे, ये सभी क्वेश्चन तो जरूर एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतना एक है। इतना क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये पूछा ऑप्शन के अनुसार। देखिए सबसे पहला बात, दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर बिना किए डायरेक्ट बोलेंगे अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? देखिए ए फॉर्मूला, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो क्या होता है? ए स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर √11 का स्क्वायर 11 प्लस 2ab, तो 2 गुना ए का मान कितना है? √3 और बी का मान कितना है? √11। मान ये तो हमारा परिमेय हो गया, लेकिन कितना? 14। अब प्लस 2√33 अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अपरिमेय बनता है। क्या बनता है? अपरिमेय बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? कितने घन बनाए जा सकते हैं ये पूछा है। जब भी संख्या पूछे, आप लोग को एक बार और बताए थे, जब भी संख्या पूछे तो करना क्या है? बड़ा वाला आयतन में छोटा वाला आयतन से भाग दे देना है। बड़ा वाला आयतन में क्या करना है? छोटे वाला आयतन से भाग दे देना है। तो क्या निकल जाता है? संख्या। तो बड़ा क्या है? घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, बटा बनाना क्या है? घन बनाना है। उसका भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? मीटर भुजा क्यूब, तो भुजा 3 है तो 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। जब सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6। सॉल्व जब करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, तो संख्या कितना आ गया? 12। मतलब अगर 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाए जा सकते हैं। कितने घन? 12 घन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी हमारा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल का भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़ें। और आप लोग को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी आ गया है, 3 मार्च से होने वाला है, ठीक है। 3 मार्च से 20 मार्च तक है ना, आप लोग को नोटिस दिए थे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, कम्युनिटी में डाल दिए थे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 3 मार्च से शायद 20 मार्च तक, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, रात ही हम डाले थे, ठीक है। इसके बीच एग्जाम होने वाला है। आप लोग को पेपर जो है इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जरूर अपने सभी मित्रों को भी बताएं, उसको भी जोड़े जितना भी आप लोग का साथी है, ठीक है। चलिए हम लोग 3 नंबर कर लेते हैं। क्या है? 2 अभाज्य संख्या x और y का लॉसो जो है 119 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। 3y माइनस एक्स, मतलब x गुना y, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो अब 2 अभाज्य संख्या का लघुत्तम गुणनफल होता है। जैसे हम बोलेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? कॉमन कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट 3 दूना 6 गुना हो जाएगा। हम पूछेंगे 4 और 5 का अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी इसमें कुछ भी कॉमन अगर नहीं आ रहा है तो दोनों एक विषम है, एक क्या है? एक सम एक विषम है, फिर भी इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा दोनों का गुणनफल हो जाएगा 5 की 20। उसी प्रकार से 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दोनों का गुणनफल हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है 119। अभाज्य इसलिए बोल दिया कि इस दोनों को हम जल्दी से पता कर पाए, तो मतलब दोनों का दोनों अभाज्य होगा। ऐसा दोनों संख्या होगा अभाज्य ही हो और लेकिन दोनों को अगर गुना करे तो उसका मान 119 के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। कितने के इक्वल? 119 के इक्वल। तो क्या ले लेंगे? आप लोग को पता होना चाहिए 19 कितना होता है? 119 है, तो 119 का टुकड़ा हम करते हैं तो कोई भी पहरा में आता है 119, 17 7 19 से, तो 17 गुना 7। अब देखिए दोनों विषम संख्या, दोनों अभाज्य संख्या भी है, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या भी है और दोनों का दोनों हमारा क्या है? दोनों अभाज्य के साथ साथ इसका गुणनफल 119 भी पूर रहा है। इसका मतलब x का मान ये, y का मान ये, लेकिन हम किसको x का मान क्यों नहीं 7 गुना 17 भी तो ले सकते हैं, x का मान y का मान। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला हुआ कि हमें किसे x मानना चाहिए, किसे y मानना
होना चाहिए। x का मान बड़ा है 22 से, x का जो मान है वो बड़ा है 22 के मान से, तो मतलब जो हम x का मान बड़ा वाला लेंगे और y का मान छोटा वाला लेंगे, हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, 3y माइनस एक्स, ठीक है, 3y माइनस एक्स, 3 गुना y का मान 7 है, इसमें घटा देंगे 17 है ना, x का मान 17 करेंगे, 7 या 21, 21 में से 17 घटाएंगे, 17 3 20, 17 4 21, 4 आ जाएगा। तो 3y माइनस एक्स का जो मान हो गया वो 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ए एक काम को 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। एक काम का 2/5 भाग, ए जो है काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग जो है x दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, x दिन में। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देता है। इसके बाद बी को बुलाता है और साथ मिलकर, मतलब ए और बी दोनों अगर साथ मिलकर करता है तो शेष काम कितना बच गया, 2/5 हो गया। मतलब 5 काम था अगर, तो उसमें से 2 काम हो गया है, जो कि एक या x दिन में, ठीक है। तो बोल रहा है 3/5, शेष काम 3/5 काम बचेगा, 5 में 2 हो गया तो 3 बचा था। इसको जो है 6 दिन में कर लेता है दोनों मिल के, ठीक है, शेष काम को समाप्त कर देता है। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से b का भी मान दिया हुआ है, b अकेले। अब देखिए इसको यहाँ पे साइड रखते हैं, इसको हमें x का मान ज्ञात करना है तो साइड रखते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ से पता है कि b का हिस्सा दिया हुआ है, b जो है कितना समय लेता है, 100/6 कितना, अच्छा 100/6 को हम काट तो सकते हैं ना, तो काटेंगे तो आ जाएगा 50/3 दिन। कितना दिन आ जाएगा, 50/3। तो 100/6 क्यों लिखे हम, 50/3 लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, सही रहेगा, ठीक है। 50/3 हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ए प्लस बी, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक काम, ये जो है बी जो है एक पूरा काम को करता है 50/3 दिन में, और ये ए प्लस बी का 3/5 काम निकाले, हम पूरा काम निकाल देते हैं। तो 3/5 काम जो है 6 दिन में करता है। तो पूरा काम करने के लिए एक हिस्सा का मान निकालना पड़ेगा। एक हिस्सा के लिए 5/3 से गुना कर देंगे, कितना से, 5/3 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, इधर देखिए कट जाएगा। एक हिस्सा काम कितना दिन में आ जाएगा, अभी 5 दूना 10 ना, एक हिस्सा काम 10 दिन में आ जाएगा। कितना, एक हिस्सा काम का जो मान आ जाएगा वो यहाँ पे देखिए, इसको अब हटा देते हैं, 10 दिन आ जाएगा। यहाँ से देखिए 10 दिन आ गया। अब यहाँ से मतलब निकाल लेंगे ए का मान, फिर यहाँ रखेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। कुल काम पहले निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम नीचे वाला को देखना ही नहीं है, ऊपर वाला को ले लेना। 10 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब देखिए ए और बी जो है, ए और बी 10 दिन में पूरा काम करता है, मतलब 10 दिन में 50 काम करता है। जब इसको हम काटेंगे तो एक दिन में 5 काम करेगा कौन, एक दिन में 5 काम करेगा कौन, ए और बी मिल के। अगर हम देखें बी का सिर्फ और सिर्फ बी का देखें तो 50/3 दिन में 50 काम करता है। 50 काम को 50/3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 50/3 से भाग कर देंगे तो मतलब एक दिन में ये 3 काम करेगा। कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर बी अकेले देखा जाए तो बी अकेले एक दिन में 3 काम करता है। कितना, 3 काम। अगर दोनों करता है ए और बी मिल के तो 5 काम करता है एक दिन में। इसका मतलब ए का हिस्सा कितना है, एक दिन में 2 काम करने का। कुल काम को ये कितना दिनों में करेगा, तो कुल 50 काम है, कुल जो है काम 50 वो है। कितना काम है, 50 काम है, ठीक है। और एक दिन में 2 काम करता है, तो कुल काम को ये कितना दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 25 दिन में। लेकिन हमें ए का कुल काम नहीं निकालना था, एक्स का मान मतलब 2/5 काम कितना दिन में करेगा, हमें ये निकालना था। इसलिए इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 2/5 कुल काम 50 है, इसका 2/5 दिन, 2/5 काम, 2/5 काम का मतलब कितना हो गया, 10 दूना 20, 20 काम कितना दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम, तो 20 काम को करने में 2 से भाग कर देंगे, मतलब 10 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 10 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसका और भी तरीका है, लेकिन अभी इतना समझिए। अच्छा तरीका ये भी है, इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, आसान ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ए
और बी एक साथ एक बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, देखने से लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, लेकिन चुटकी बजाते ही आंसर आप लोग को हम निकलवा देंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ समझना पड़ेगा थोड़ा सा एक बात को, क्या वो है, कुछ डायग्राम हम बना रहे हैं, डायग्राम के थ्रू हम समझाएंगे, आप समझिएगा। यहाँ देखिए ए है एक, और यहाँ पे बी है, और ये बिंदु एक्स है, यही बिंदु बोला है ना कि ए और बी एक बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करता है। बिंदु एक्स मतलब यहाँ से ड्राइविंग शुरू किया, कौन, ये है ए और ये है बी। ओके है, आगे आगे बोला है बिंदु एक्स बिंदु बाई की ओर जाता है। कहाँ, किसके ओर जाता है, यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे आजा, बिंदु वाई है यहाँ पे, तो इसके तरफ जा रहा है। ओके है, एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। इसके बीच का जो दूरी दिया हुआ है वो 60 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। कितना है, इसके बीच का दूरी 60 किलोमीटर। ए की चाल बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। क्या ए कम है तो बी अधिक होगा, कितना, तो बी अधिक है किससे, ए से 4 किलोमीटर, मतलब ए अगर एक्स है तो इससे देखिए 4 अधिक है, या फिर बोल सकते हैं 20 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है ए की चाल। ठीक है, इस प्रकार से मान लिया, माइनस करके भी मान सकते हैं, लेकिन ये मान लिए तो कोई ज़्यादा अफसोस की बात नहीं है। ठीक है, आगे अब बोला है बाई पर पहुंचने के बाद बी, ऐसे भी पहले कौन पहुंचेगा, देखिए तो आप लोग बोल सकते हैं कि इसका स्पीड चाल है बी, तो पहले बी पहुंचेगा। ऐसे क्वेश्चन में भी बोलेगा यही बात कि बाई पर पहुंचने के बाद बी वाई से वापस लौटता है। जैसे ये बी था तो बी यहाँ से पहुँच गया, जैसे यहाँ पे बी है, देखिए बी यहाँ से यहाँ से पहुँचा वाई पर, फिर वापस लौट रहा था इधर। जैसे ही वापस लौट रहा था तो बाई से वापस लौटता है, और 22 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। 12 किलोमीटर दूर स्थित मानिए बिंदु ए यहाँ पर है, एक बिंदु है यहाँ पर जो कि बी मिलता है किससे, ए से। मतलब ए जो है तब जब तक यहाँ पहुँचा होगा ए यहाँ पे, तब जो है तब तक बी क्या किया, यहाँ से यहाँ भी पहुँच गया, फिर यहाँ से रिटर्न यहाँ भी आ गया, तब तक ए जो है सिर्फ यहाँ से यहीं तक पहुँचा है। इसका मतलब ए कितना दूरी तय किया और बी कितना दूरी तय किया, समझिएगा ध्यान से। ए जो है यहाँ से देखिए 12 किलो, पूरा 60 किलोमीटर है, और ए यहाँ पे मिल गया 12 किलोमीटर पहले, मतलब ए कितना दूरी तय किया होगा, 48 किलोमीटर। 60 में 12 घटा देंगे 48 किलोमीटर। बी कितना तय किया होगा, अगर हम बी का बात करें तो बी तो माने पूरा 60 गया, अब फिर इधर 12 भी आ गया, मतलब 60 12 72, बी जो है वो 72 किलोमीटर उतना देर में तय किया। ये जो है दूरी का अनुपात। अब देखिए आगे हम बहुत सारा फॉर्मूला इसका होता है, अगर यूज नहीं करें, ठीक है, ये सभी फटाफट करने का था, इतना जो हम समझाए हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समय क्या है, इक्वल है, एक ही समय चलना स्टार्ट किया। इसका अगर यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ये जो चलना स्टार्ट किया है वो एक ही समय चलना स्टार्ट किया, जिस भी समय स्टार्ट किया, बस एक का 40 स्पीड था तो कम स्लो चल रहा था। जब भी समय समान हो, मतलब एक समय का बात करें, समय अंतराल समान हो, समय समान हो, ठीक है, जो भी समय का बाद समान अगर बोल दिया इक्वल, इसका मतलब है कि दूरी जो है, दूरी यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, या दूरी बराबर होता है चाल बटा, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना, तो हम चाल बराबर लिखते हैं, हमको चाल से मतलब है, चाल ही निकालना है क्वेश्चन में, तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी तो सेम है दोनों के लिए, समय तो सेम है दोनों के लिए। हाँ, जब समय सेम है तो जो अनुपात दूरी का होगा, समझिएगा, जितना बढ़ोतरी दूरी में होगा उतना ही बढ़ोतरी चाल में होगा, या जितना दूरी घटेगा उतना चाल घटेगा, मतलब दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है जब समय कांस्टेंट हो तब। तो देखिए इसका मतलब जब काटेंगे 24 दूना 48, और यहाँ काटेंगे 24 तिया 72, कितना आ गया, 2:3 आ गया। 2:3 का मतलब दूरी का अनुपात ये है, अगर समय समान है तो चाल का भी अनुपात यही होगा, मेन तो यही था। अब देखिए क्वेश्चन बोला है यहाँ कौन कितना, जो बी है वो अधिक समय लिया है ए से, कितना, एक अनुपात में, समय भी तो यही हो जाएगा, या फिर समय नहीं, चाल भी तो यही हो जाएगा, चाल या दूरी से यही रह जाएगा। अगर हम दूरी नहीं देख के चाल को देख के बात करें तो चाल को देखें तो
बी जो है एक अनुपात में अधिक लिया है। बी देखिए तो बी कितना 3 लिया है, ए जो है 2 लिया है, तो बी जो है एक अनुपात में अधिक लिया है। और एक्चुअल में बी जो है वो 4 किलोमीटर अधिक कितना है, बी का स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटा अधिक लेता है। कितना, या फिर बोले तो बी का स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटा अधिक है और एक्चुअल में यहाँ दिया है एक अनुपात में, मतलब एक अनुपात का मान 4। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गौर से पढ़िएगा, ए की चाल ज्ञात कीजिए। ए की चाल कितना है, ए की चाल 2 अनुपात में है। ए की चाल यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 अनुपात का मान हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। तो 2 अनुपात बी का चाल था, मतलब बी का जो चाल आ जाएगा वो 8 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट हम लोग इस पर क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ए है ये बी है, ये 12 किलोमीटर कौन बी पहुंचने के बाद फिर रिटर्न आता है, तो ये 72 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे, डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से हम लोग टिक करते हैं। लेकिन आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीका से बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन एसएससी का सीजीएल के एग्जाम में भी आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, मिलेगा सीएचएसएल में, जीडी में, रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, इस प्रकार के टेक्नीशियन में भी एक पेपर ऐसा था, लेकिन इतना इसका आधा क्वेश्चन उसमें शामिल था। और आप लोग पेपर दिए होंगे, सभी पेपर को सॉल्व किए होंगे, तो आप लोग वहाँ से इस चीज़ को देखिएगा जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? यदि प्रेक्षण इतना में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो क्या सब में वृद्धि करके हम माध्य निकालें? नहीं, जो भी संख्या दिया है उसका माध्य निकाल लेते हैं। फिर हम क्या बोला कि प्रत्येक संख्या में 10 का वृद्धि, मतलब एक्चुअल में हम डायरेक्ट माध्य में ही 10 का वृद्धि कर देंगे। माध्य या औसत सेम चीज़ है। जैसे कि हम एक चीज़ समझा रहे हैं, जैसे 1, 2 और 3, इसका आप माध्य बोलेंगे या औसत बोलेंगे, कितना आप बोलेगा 2 है, कितना बोलेगा 2, निकाल के चेक कर लीजिए। 3 2 5, 5 1 6, 6/3 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट जो बीच में हुई तो मेरा माध्य होता है या औसत होता है, तो औसत कितना आ गया? 2 आ गया। हम अगर 10 का वृद्धि कर दिए सब संख्या में, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक क्या है कि अगर सब संख्या में 10 का वृद्धि हो रहा है तो डायरेक्ट माध्य में भी 10 का वृद्धि करेंगे। देखिए 12 हो जाएगा। आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। देखिए 10 का वृद्धि करेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 का वृद्धि करेंगे 12 होगा, 10 का वृद्धि करेंगे 13 होगा। इसका जब माध्य निकालिएगा तो बीच वाला संख्या देखिए 12 ही निकलेगा। ऐसे भी देखिए 12 ही आया ना। तो हमें क्या करना है कि माध्य तो निकाल लेना है, उसमें बाद में वृद्धि कर देंगे, अभी वृद्धि नहीं करेंगे। ये 10 का वृद्धि अभी करेंगे फिर जोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाद में भी नहीं जोड़ेंगे कि हाँ क्या को संख्या है, 10 को संख्या है तो ये 10 में 100 का वृद्धि होगा, बाद में जोड़ देंगे। नहीं, पूरा का पूरा आंसर निकाल लेंगे माध्य, फिर उसमें हम 10 का वृद्धि कर देंगे। फिर उसके अलावा भी एक तरीका बताएंगे। देखिए माध्य का क्या बोले, जो मन करे सो मान लीजिए ये सभी में से, लेकिन आप लोग को वो भी नहीं मानना है। डायरेक्ट इसमें बच्चा वाला नियम लगा, सबको जोड़ दीजिए। 14 है यहाँ पे, 14 16 कितना, 14 6 20 10 30, 30 30 30 30 20 50, 12 8 20 30 20 50, 50 हो गया, ये भी खत्म। 50 50 50 20 70, 70 20 90, 90 10 100, 100 हो गया ना। 124 100 100 100 120 120 120 8 128, 128 2 30 10 140, कितना आ गया टोटल योगफल? 140 आ गया। ठीक है, 140। कुल संख्या क्या गो है? 10 गो है, तो बटा 10। जब इसका माध्य निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 14। बोला है सब संख्या में 10 10 का वृद्धि कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट माध्य में ही 10 का वृद्धि कर देंगे, तो माध्य जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए बहुत बच्चा को जोड़ने में तकलीफ हो रहा होगा कि अगर मानी जोड़ लिए तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं, जो बहुत सब बच्चा जोड़ भी लिए होंगे, कुछ से नहीं जुड़ा होगा एक चीज़, इसको जोड़ने में टाइम लगा हो तो एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे 10 का वृद्धि करेंगे कर रहा है तो 10 का तो वृद्धि हम करेंगे ही बाद में, वो क्वेश्चन में जो बोला है उसके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए 10 का अभी कमी कर देते हैं इस सभी में, अब फिर हम बाद में 10 जोड़ देंगे, ये भी तो कर सकते हैं। अभी इसको ध्यान में मत रखिए, अभी हम इसी का माध्य, इसी इतना का माध्य निकालने का तरीका एक और बता रहे हैं, और बहुत सारा तरीका तो बताएं। एक और क्या है कि पहले अपने मन सब में 10 का कमी कीजिए, समझ लीजिए कि 10 का अभी कमी किए हैं तो बाद में तो 10 जोड़ना पड़ेगा, मतलब माध्य जितना भी आएगा बाद में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी 10 का कमी कर, 10 क्या 20 का भी कमी कर सकते हैं। हम 10 का कमी करते हैं, 10 का कमी करेंगे तो 4 बन जाएगा। लिखना नहीं, लिखेंगे तो बात तो ही टाइम बर्बाद हो जाएगा।
मने मन देखिए 4 बन गया और ये बन जाएगा 12, 12 4 16। अभी लिख लेते हैं, जैसे आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये बन गया 4, ये बन जाएगा हमारा 12 और ये बन जाएगा हमारा 6 और ये 14 बन जाएगा। ये 2 बनेगा, ये -2 बनेगा, ये -6 बनेगा और ये 8 बनेगा ना, ये 8 बन जाएगा, ये +2 और ये हमारा 0 बन जाएगा क्योंकि 10 घटा दिए हैं। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, 6 से ये 6 काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, आसान हो जाएगा। 8 2 10, 10 10 4 10 4 14 14 14 28 28 29 30 10 40, कितना आ गया 40। क्या गो संख्या है, 10 गो संख्या है। जब भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया। लेकिन हम तो 10 घटा के माध्य निकाले थे, एक्चुअल में कितना होना चाहिए, +10 मतलब कितना 14 होना चाहिए। आप लोग उसमें देखे भी होंगे कि देखिए 14 ही निकला है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला है जितना भी माध्य आएगा उसमें 10 का वृद्धि कर दीजिए, तो फिर इसमें 10 का वृद्धि कर देंगे एक क्वेश्चन के लिए, तब आ जाएगा 24। लेकिन माध्य निकालने का तरीका जो यहाँ पे बताया बहुत ही मस्त है। ये तरीका आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि पहले अगर बड़ा मान है तो कम कर देते हैं, फिर बाद में उतना हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 24 इसका एक्चुअल आंसर होगा। लेकिन माध्य का बात किए तो सिर्फ माध्य अगर शुरू में ये नहीं दिया रहे तो 10 होगा। 10 निकालने का पूरा जोड़िए या फिर कम को जोड़िए, फिर 10 का वृद्धि कीजिए। उस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। कौन कौन है, राम है और श्याम है। वर्तमान प्रेजेंट में जो आयु का अनुपात है वो 7:8 दिया हुआ है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 8 और 9 हो जाएगा। 8:9 हो जाएगा कब, 9 साल के बाद। तो इधर भी 9 साल का वृद्धि, इधर भी 9 साल का वृद्धि, 8:9 हो जाएगा। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। कैसे, देखिए अगर इतना ध्यान में ही नहीं दे तो वर्तमान आयु पूछा है ना, तो मतलब किसका, राम और श्याम का। मतलब राम और श्याम का जो भी आयु होगा वो हमारा 7:8 के अनुपात में होगा। कितना, ये देखिए 7:8 के अनुपात में होगा। क्या ये है 8 कितना नहीं कटेगा, 7:8 में तो है नहीं। ये काटेंगे तो 9 7 63, 9 8 72, 7:8 ये हो गया। आगे 9 8 72, 9 7 63, 9:7 हो गया, तो ये भी गलत हमारा हो गया। ये सही काटे हैं ना, 9 8 72, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत काटे। 9 8 72 और 9 7 63, 7:8 हो गया। जबकि चाहिए हमको 7, यहाँ पे जो आ गया 8:7 आ गया। कितना आ गया, 8:7। चाहिए कितना, 7:8। एक यही दे रहा था, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बिना क्वेश्चन को बनाए हम लोग टिक तो कर लिए हैं। लेकिन अगर बनाना हो, अब इसी क्वेश्चन में टिक तो लग गया ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा ऑप्शन के थ्रू। अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी को मानिए इसी क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा कि अनुपात में एक्चुअल में तो 9 का वृद्धि इधर भी बराबर का वृद्धि हुआ है। तो जो यहाँ पे अनुपात में भी बराबर का वृद्धि, तो अनुपात में देखिए 8 से 9 एक अनुपात का वृद्धि, 7 से 8 एक अनुपात का वृद्धि, देखिए बराबर का वृद्धि हो गया है, तब ठीक है। एक अनुपात का वृद्धि हुआ है अनुपात में, और एक्चुअल में एक नहीं 9 अनुपात का वृद्धि हुआ है, तो बोल सकते हैं एक अनुपात का मान 9 के बराबर है। कितना, एक अनुपात का मान 9 के बराबर है। हमसे पूछा है क्या है, राम और श्याम का आयु। राम का आयु तो 7 अनुपात में, यहाँ देख सकते हैं राम का जो आयु है वो 7 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 9, तो 7 अनुपात का मान 9 7 63, एक अनुपात का मान 9, तो 8 अनुपात का मान 9 8 72। मतलब राम का जो हो जाए 63 और श्याम का 72। क्वेश्चन बोला है पहले राम, तो पहले 63 होना चाहिए, फिर बाद में 72, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, राम का आयु 63 और श्याम का आयु 72 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये पूछा गया है रेलवे में ही। यदि 13 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए थोड़ा सा समझ के बनाने के लिए क्या करना है कि जिसके बराबर लाभ होगा ना उसी चीज़ को मानना है। जैसे देखिए 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हम लोग मानेंगे भी वही 1 मीटर
का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसलिए एक मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपया। समझने के लिए एक मीटर का 1 रुपया, जिसके बराबर अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो क्रय मूल्य को मानते हैं, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य को मान लिए। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया हो गया, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जो हो गया वो 1 रुपया हो गया। तो लाभ उसको कितने का हो रहा है, 11 मीटर कपड़े का। तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा कि 1 का 1 तो 11 का 11 रुपया हो गया। ठीक है, और बेच कितना रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो कितना रुपया में बेच रहा होगा, तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा, 33 रुपया। मतलब 33 मीटर कपड़ा का एसपी जो हो गया 33 रुपया। ठीक है, उसको लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो लाभ हो रहा है 11 मीटर कपड़े का 11 रुपया का लाभ। तो सीपी कितना होगा यहाँ से निकाल सकते हैं ना, अगर 33 में बेचते हैं तो 11 का लाभ होता है, मतलब खरीदे कितना में होंगे उस चीज़ को 22 रुपये में, तभी तो 22 में खरीदे, 11 का लाभ लिए तो 33 में बेच रहे हैं। ठीक है, घटा के निकाल 33 में 11 गया। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना है 11 का, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो 22 है, तो 22 कर देंगे, काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 से काटेंगे तो 50 दूना 100, मतलब 50% का उसको लाभ हो रहा है। कितने का, 50% का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये इसमें दिया हुआ अनुपात निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। जब ये ऐसा दे दे तो आंसर तो देख ही रहा है 4 5 6 हो जाएगा, लेकिन कैसे ये चीज़ हमें यहाँ समझाना है। फिर से एक बार देखिए, C/6 दिया हुआ है, ए बी और सी का अनुपात निकालना है। तो तीनों तो बराबर है, तो आप लोग को जो मन करे सो मान रख दीजिए। ए और बी का ऐसा मान रखना है कि बस ये बराबर हो उस मान के लिए। ठीक है, बराबर हो जाए। जैसे अगर 4 रखते हैं ए का मान, तो देखिए कट कट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। इसका मतलब ए का मान बी का और सी का, ए का कितना रख के 4 रखे, बी का कितना 5 और सी का कितना 6, यही अनुपात हमारा हो जाएगा। कितना, 4 5 6, अभी आ जाए 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, ए बी सी का जो अनुपात हो जाएगा 4 5 6 यही हो जाएगा। लेकिन आप लोग का मन करे कि नहीं हमको नहीं रखना है, ये एक एक नहीं पुराना है, 2 2 पुराना है, तो 2 2, यह 4 है तो 8 देंगे तो पुर जाएगा 2, 8 है तब एक 2 पुराएंगे तो 10, क्योंकि बराबर है तो बराबर ही पुराना पड़ेगा। तो 10 देंगे तब 2 पुरेगा, यहाँ 12 देंगे तब 2 पुरेगा। फिर भी देखिए अनुपात निकालेंगे तो कटेगा, तो सेम वही आएगा 4 5 और 6। तो 4 5 6 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आप लोग को हम परसों या किसी दिन क्लास में करवाए थे। खपत वाला क्वेश्चन है। एक नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च नहीं बढ़े। खर्च नहीं बढ़े मतलब खर्च कांस्टेंट रहना चाहिए। खर्च क्या हो, नहीं ना घटे ना बढ़े, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो देखिए बजट मूल्य क्या हो गया, इसका प्राइस का अगर बात करें तो प्राइस उसका हो गया 20%। मतलब पहले अगर 100 रुपये लीटर था तब बढ़ के 120 रुपया लीटर हो गया। ठीक है, तो अब खपत में देखिए, पहले क्या था कि खपत ज़्यादा होता होगा, 100 रुपये लीटर था तो पहले जितना भी खपत होता था अब खपत घट जाएगा उससे, क्योंकि दाम बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि हमें खर्च कांस्टेंट करना है, खर्च उतना ही हो तो क्या करना पड़ेगा। अगर मूल्य जो होता है, अगर खर्च कांस्टेंट हो तो प्राइस जो होता है, तो प्राइस खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब मन करे तो काट सकते हैं, यहाँ पे कटेगा तो ये 5:6 हो जाएगा मूल्य का। तो पहले 5:6 होता था तो मूल्य व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना खपत का आ जाएगा। ये क्या है, खपत का रेशियो है 5:6। मतलब पहले अगर 5 रुपये लीटर था, समझने के लिए 5 रुपये लीटर बोल सकते हैं कि 5 रुपया में 6 लीटर खरीदते थे, तो अब जो है 6 रुपया में 5 लीटर खरीदेंगे। जिससे कि अभी देखिए दाम 30 रुपये, खर्च नहीं बढ़ेगा। अभी भी 30 रुपये, पहले भी 30 रुपये, अभी 30 रुपये हो गया ना इक्वल। हमें यही तो इक्वल करना था। तो बोला कितना का कमी करेंगे खपत में। खपत पहले 6 था, अब हो गया खपत 5। कितना का कमी हुआ है, 1 का कमी। किस पर हुआ है 1 का कमी, 6 पर। तो 6 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। कटेगा तो काटेंगे तो 50/3 आ जाएगा। 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% का क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा। 16 सही 2/3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। खर्च नहीं बढ़े उसके लिए हमें 16 सही 2/3% का खपत में कमी करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।